अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब हम क्लाइंट हमारे पास आता है तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ओपीडीज़ में आते हैं। ओपीडीज़ तो हम कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते, या फिर ऐसे समझिए कि जो सिर्फ काउंसलिंग के लिए आते हैं, डेली विज़िट्स करते हैं। ठीक। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया का है, एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन का है, या फिर ड्रग एडिक्शन का है। फिर उसके बाद कोई ऐसा है कि थ्रेट्स हैं, उसको खुद मतलब कि उसको अपने ऊपर इतना काबू नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के भी थ्रेट्स हो सकते हैं, यानी कि असल्टिव बिहेवियर हो सकते हैं। तो इस तरह के क्लाइंट्स को आपको फिर एडमिट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसी तरह से उनकी सिम्टम्स के अतबार से कुछ हमने प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं उसके एडमिशन के। फिर इसी तरह से जब वो एडमिट हो जाता है और उसका हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि ये कितने टाइम के लिए होगा। बिलफर्ज हमारे पास एक क्लाइंट जो है वो 3 मंथ्स के लिए आया, तो हमने क्या करना है, जिस दिन उसकी डिस्चार्ज स्लिप बनानी है तो हमने उसके ऊपर जो टाइटल होगा वो आपने डिस्चार्ज स्लिप का ही देना है। यानी कि आपके पास जो उसका ये जो दिन होगा या जो टाइटल होगा, आपने यहाँ पर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखनी, जस्ट आपने ये सिर्फ लिखना होता है कि ये आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने उसकी डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है ना वो आपने लिखनी है। फिर उसके बाद आपने वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे पास हैं सीसीपीज़ के, तो उनको पता होगा कि हमारे जो क्लाइंट कोड होते हैं वो हम कैसे लिखते होते हैं। तो बिलफर्ज मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक क्लाइंट आया तो हम उसका डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर नाम वगैरह नहीं लिखते, कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लिखते हम, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, हम उसका सिर्फ कोड लिखते हैं। बिलफर्ज एच एल पी एस कोड मेरा अपना है। और आगे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट नंबर 25 है। ठीक है, तो हम फिर इसको HLPS25 करेंगे, और ये जो ही आप हमारे डेटाबेस में ये HLPS25 डालेंगे, आपके पास ईच एंड एवरी थिंग इस क्लाइंट की आ जानी है, और जो कि उसी की हार्ड कापीज़ भी मौजूद होती हैं और उन्हीं को सॉफ्ट कापीज़ में भी हमने रखा हुआ होता है। और डिफरेंट जैसे जैसे कोई क्लाइंट आ रहा होता है तो हमारा डेटा भी साथ साथ में रिकॉर्ड होता जाता है। समझ आ गई आपको? सिर्फ इस एक कोड की वजह से पूरी दुनिया इन्हीं को फॉलो कर रही है, लिहाजा आपने भी इसी को फॉलो करना होता है। फिर दूसरा ये कि आगे किस किस ने इसको डील किया। नबी सुल्तान ने डील किया, यानी कि मैं ख़ुद इसका वो रहा। ठीक है, फिर किसी ने पेपर वर्क किया, या किसी ने उसके साथ कोई टेस्ट अप्लाई किया, किसी ने साइकेट्रिक प्रोफाइल बनाई, ठीक है, किसी ने केस हिस्ट्री बनाई, किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, किसी ने उसको कोई आउटडोर एक्टिविटी करवाई। जो जो भी एक्टिविटीज़ हमने करवाई बतौर साइकोलॉजिस्ट, उनके नाम हमने उनको क्रेडिट वाइज हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो उसके मेडिकल पार्ट में अगर हम देखें तो साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व रहे तो आपने साइकेट्रिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो जो थे, ठीक है, शाहजेब साहब थे और डॉक्टर आयशा जहांगीर हैं, तो इन जो जो भी हैं आपने उनके नाम लिख देने। और पैरामेडिक्स जो कि उसकी डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर या उसका मेडिकल रिकॉर्ड रखता था वो भी आपने कर देना। यानी कि गो कि ये हमारे पास पेशेंट अपने किसी एक प्रॉब्लम के लिए आए, ड्रग एडिक्शन के लिए आए, लेकिन इसके साथ मिलते जुलते देखें, ड्रग एडिक्शन सिर्फ उसकी फैमिली ने कंप्लेन की ना कि जी कि हमारा बेटा जो है ना वो ड्रग एडिक्शन कर रहा है, तो आगे आपने देखा उसको बाकी भी प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आपने उनको भी मेंशन किया, उसको भी मेंशन किया, उसको भी मेंशन किया, जो जो भी आ रहे थे। यानी कि आपने असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि उसको जो जो चीज़ें जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो किया। फिर उसके बाद जो उसके मेडिकल प्रॉब्लम थे, ठीक है, उसके लिए आपने मेडिकल वालों को इन्वॉल्व कर लिया, साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर दिया। और फिर मज़ीद अगर आप देखें तो आगे अगर हम चलते हैं तो देखें, जब आपके पास कोई एडिक्शन का क्लाइंट आता है तो उसको विड्रॉल अलामात आती होती हैं। विड्रॉल का मतलब ये है कि जब उसके जिस्म से उस ड्रग की जो स्पेसिफिक ड्रग है उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से उस पर जो फिज़ोलॉजिकल या फिर उसको जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो उनको भी मैनेज करने के लिए अमूमन जो होते हैं वो मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि आपके डॉक्टर्स हजरात ही कर पाते हैं। सही, आगे हम चलते हैं। हमने उसके कुछ मेडिकल टेस्ट भी परफॉर्म किए होते हैं, ज़ाहिर बात है हम वैसे तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ड्रग प्रोफाइलिंग हुई, डायबिटीज़ प्रोफाइलिंग हुई, ठीक है। और अब ये है कि हमने अब ये कहाँ पर की या कैसे की। देखें, हम क्लिनिक हैं, हम यहाँ पर फिर याद रखना है कि हम साइकोलॉजिकल क्लिनिक हैं, हम कोई मेडिकल क्लिनिक नहीं है। तो जब हम मेडिकल क्लिनिक नहीं है तो फिर हमने क्या करना होता है, इसको हम किसी ऐसे इदारे से
हमने प्रोफाइल बनवानी होती है। गो कि आपको ड्रग प्रोफाइलिंग के लिए आसानी से वो मिल जाएंगी, मशीनें भी मिल जाती हैं, आप कर भी लेते हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपके पास देर या उसकी जो अथेंटिसिटी होती है ना वो नहीं होती। या फिर आप अपने क्लिनिक को बाज़ औक़ात एक्सपेंड करते हो, जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि ISO, ठीक है, ISO के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो फिर आपके प्रोटोकॉल्स में थोड़ा बहुत आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई आपने ना इसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की या जैसे भी, तो इसलिए आपको ये अगर किसी और अथेंटिक लैब से करवा दें तो वो बेस्ट होता है। तो हमने हमारे पैनल पर जो हैं वो चुगताई हैं, ICD हैं या एक दो और लैब्स हैं, तो उनसे हम करवा देते हैं। अब इसका ये होता है कि अब रिपोर्ट्स तो हमने इसके साथ अटैच नहीं की हुई ना, हम कर भी देते हैं जब उसको सारा रिकॉर्ड देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर उनसे वो गुम भी हो जाएं तो वो ना अपने ये मैंने फ़र्ज़ी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जब पेशेंट नंबर और केस नंबर डालेंगे तो उनके पास प्रिंट फॉर्म में आ जाता है और कभी भी वो डेट के साथ वो उसको निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो प्रोफाइलिंग हुई थी, ठीक है। और अमूमन हम ऐसे कर देते हैं कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि रीहैब के अंदर ही कोई ना कोई आपका स्टाफ ऐसा होता है, अगर कहीं पे सिक्योरिटी हो जाए तो जो स्टाफ में से ही जो होता है ना, इनको कोई ना कोई ड्रग पहुंचा देता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका जितना भी किया कराया होता है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, वो आप कर नहीं पाते हो। तो इसलिए बाज़ औक़ात फिर प्री टेस्टिंग मतलब पहले एक टेस्ट करते हैं और फिर एक बाद में भी टेस्ट कर देते हैं। ये आपकी अहमियत है, आपके उस तक डिपेंड करते हैं कि आप कितना वो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप करो या ना करो, एक लाख चीज़ें। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग नहीं करते या पता होता है कि हमने क्या क्या किया है। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे हम जो करते हैं ना, हम कैमरा जो है ना रिव्यू करते हैं, ठीक है, जब डिस्चार्ज करते हैं तो हम क्लाइंट के पूरे 3 मंथ्स के कैमरा को रिव्यू करते हैं और उसको जब फास्ट रिवाइंड पे लगाएं तो जिस दिन वो आया उससे लेकर अभी तक की वो तमाम चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं कि किसके साथ कब वो रहा। तो अगर आप हों या ना हो तो आपको पता चल जाता है, या अदरवाइज़ आपने अगर उसको ऑनलाइन करवाया हुआ है तो फिर भी आपको उसको रिवाइंड कर सकते हैं, किसी भी वक्त कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए ये जो चीज़ आ गई आपकी मैनेजमेंट के अंदर आ गई। सही, आगे हम चलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से किए? देखें, HLPS असेसमेंट टूल्स जो हैं, हमारा असेसमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, वो हम करते हैं। इसके अलावा जब आप ड्रग का वो करते हैं तो ड्रग चेकलिस्ट भी होती है, ठीक है। लेकिन अमूमन ये भी हो सकता है कि आपका जो पेशेंट है वो आपसे झूठ बोले या जैसा भी, 15-20 दिनों के बाद तो वो ठीक बोलना लग जाता है, लेकिन पहले वो आपसे झूठ ही बोलेगा, ठीक है। तो वो आपको फिर ये जो ड्रग प्रोफाइल होती है, साइंटिफिक प्रूफ आपके पास यही होता है कि उसके बॉडी में कितना क्या कुछ आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये भी आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हम ना इसके लिए ज़ारी बात है हमें आइडिया हो जाता है कि इसके साथ, लेकिन फिर भी हम चेकलिस्ट के थ्रू से पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो भी आपको शेयर कर दी जाती होती है। और फिर उसके बाद जो है आपका जो HLPS का मेन फॉर्म है जो, ठीक है, उसको आप करते हो, जिसमें आपको क्लाइंट की लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस का पता चलता है, ठीक है, कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, पैदाइश से लेकर इवन कि बर्थ से पहले की भी चीज़ें जो हैं ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई हुई है तो वो भी हम देखते हैं, ताकि अगर उसको चाइल्डहुड ही कोई उसकी प्रॉब्लम आए, जैसे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल या कोई भी इश्यूज़ आए हुए हैं, तो वो भी हमें आइडिया हो जाता है। सही। अच्छा, फिर उसके बाद साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग हम करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि हर ड्रग एडिक्शन के पेशेंट को कोई साइकेट्रिक इशू ही हो, लेकिन क्योंकि ये आपके ओवर 60 डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी DSM के ऊपर हैं, यानी कि ड्रग एडिक्शन खुद बजाते खुद एक साइकेट्रिक इलनेस है और इशू है, तो इसलिए आपको उसकी वो बनानी पड़ती है साइकेट्रिक प्रोफाइल। तो इसलिए हर पेशेंट की जो कि आपके ड्रग उसमें आएगा तो साइकेट्रिक प्रोफाइल ज़रूर बनेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर रिहैब के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट लाजमी होता है। फिर उसके बाद MMSE अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप वो कर देते हो, हमने कर दी हुई है। डास अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कर देते हो। यहाँ पर ये होता है कि हमने डास या MMSE कोई एक बार करके छोड़ नहीं देते, हम फिर क्या करते हैं उसको मल्टीपल फेज में करते रहते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम जब वो आया तो उस टाइम उसकी कंडीशन और थी, बाद में और थी, बाद में और थी, ये सारी चीज़ें। सही। अच्छा, फिर हम उसकी मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस बनाते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे पास 3 मंथ्स रह रहा है तो उसको जो डायग्नोसिस तो फिर यहाँ पर बनते हैं, लेकिन डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आप करते हो। लेकिन फिर भी आप वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी कि 100% यही होता है। ये भी मैं आपको एक फ़र्ज़ी तौर पर बता रहा हूँ, हकीकत नहीं है, इसलिए आप ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने ये करना है कि यहाँ पर
उसके जो डायग्नोसिस आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो उसके साथ चीज़ें डिस्कस की हुई होती हैं या जो हमारे इनके ऊपर ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास, हालांकि कंप्लेंट्स तो वो ये लेकर आया हुआ, हमारे पास एक ये डायग्नोसिस आया, एक ये आया, एक ये आया, 3 डायग्नोसिस हमने बना दिए। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि ये वाला जो कोड होता है ये आपकी DSM का है और ये वाला जो है वो आपके ICD का है, यानी कि ये दोनों कोड्स जो है ना मिलकर आपके क्लाइंट को वो बना रहे होते हैं, उसके डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। तो आपने यही देखना होता है, आप अपने क्लाइंट को जब आप अपने साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस करते हो तो आप उसके साथ ये चीज़ डिस्कस करते हो और साइकेट्रिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम करता है और दोनों मिलकर वो फिर बताता है कि हाँ जी इसको क्या क्या चीज़ आ रही हैं, ठीक। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं कि यानी कि उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी गई। साइकेट्रिस्ट जो है ना साइकोट्रोपिक्स वो करता है, जैसे उसने एंटी डिप्रेशन कर ली, एंटी एग्जोलाइटिक कर ली, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर ने क्या कर दिया, डायबिटीज़ के लिए कर दिया, डिटॉक्स मैनेजमेंट कर दी, और उसका जो दूसरा प्रॉब्लम था 302 या जो भी, तो इसके लिए उसने कुछ मेडिसिन दे दी, और जो कि आपने अपने साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कशन करके, यानी कि ये सारे यहाँ पर आपको बताया ना, ये सारी एक टीम करके काम कर रही होती है, यानी कि पेशेंट का जो कुछ भी काम हो रहा होता है वो सबको पता होता है, ठीक है। केस कॉन्फ्रेंस में आपने बताना होता है। फिर आगे आप चले आते हो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, आप क्या करते हो, CBT तो देखें एक बहुत कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, इसमें अब 12 स्टेप वाला प्रोग्राम भी होता है जो डिटॉक्स के लिए करते हैं, लेकिन हमारा जो है ना हम CBT करते हैं, ठीक है। हम REBT भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर CBT मेंशन किया। उसमें हमने फैमिली सेशंस भी किए, कपल सेशंस भी की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करवाई, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हमने की, ठीक है। ये सारा कुछ हमने सारा कुछ किया जो कि हमारे प्रोग्नोसिस को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि टोटल स्टे कितना किया उसने 7 अप्रैल से 6 जुलाई तक के, यानी कि 3 मंथ्स उसने वो किया। यहाँ पर आप सर्विस चार्जेस लिखते हो कि कितनी रुपीज़, ठीक है, आपने उनसे हासिल किए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने किसी क्लाइंट से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 3000 लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू आ गया 9000, ठीक है। ये आपने उससे पैसे ले लिए जी, ये आपने उसको बनाकर दे दिया कि जी कि ये उसमें आपकी ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ये प्रीपेड किसने किया, देखें आपका अब जो कुछ भी हो, इवन कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ जो है ना एकदम से समझ नहीं आती, या रिपोर्ट आप देखते हो तो समझ नहीं आती। आप क्या करते हो, आप डिस्कशन करते हो, डिस्कशन के बाद ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। यानी कि मिस अन्नम सहर जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको तैयार किया, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना मतलब कि इन मेहनत इन्होंने की, सारा काम इन्होंने किया, और प्रिपरेशन यानी कि इस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन जो है वो इन्होंने की, यानी कि सबसे ज़्यादा मालूमात फिर इनको होगी और बाकियों की निस्बत, ठीक, समझ आ गई। फिर उसके बाद अब हम क्लाइंट को दे रहे हैं, अब किसी के हवाले कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर फिर अगेन वही उसी टाइप आ जाए कि डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन के जो आपके पास जहाँ पर साइन किया हुआ होता है, जिस बंदे से आपने अपने पेशेंट को लिया हुआ होता है, उसको आपने बुलाना होता है, यानी कि जो आपको हैंड ओवर कर रहा होता है, अपना बच्चा या भाई या जो भी, ठीक है, उसका आपने नाम लिखना होता है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ, जवाद नाम है उनका, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, वो ब्रदर हैं, ठीक है। उनका नंबर क्या है जी, आप उनका नंबर लिख देते हो, ठीक है। वो यहाँ पर अपने साइन करते हो, कहते हैं ओके ये इनको मैं लेके जा रहा हूँ। यानी कि ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट को जब आप लेकर जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसको तो ये वाला इशू पहले नहीं था, अब आ गया ये वो। आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते वक्त आपका पूरा एक दिन लग जाता है किस में, प्रेजेंटेशन देते हुए, उस फैमिली को एक्सप्लेन करते हुए कि अभी तक का हमारा जो कुछ हुआ वो क्या क्या था, नेक्स्ट टाइम आपने क्या क्या करना है। ये सारा कुछ हम किस लिए करते हैं, ताकि रीलैप्स जो है ना वो ना हो, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपने इसके ऊपर सारा काम करना होता है। ये इस तरह से डिस्चार्ज स्लिप बनानी होती है। ये मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पर बता दिया, ठीक है। आप इस तरह से करनी है और इस तरह से आप वो कर सकते हो। तो हम अपने HLPS में इसी तरह से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें HR की कमी कोई नहीं है, माशाल्लाह से हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है ना हम उसको आसानी से इस काम को कर पाते हैं और वो फिर मोटिवेटेड होके करते हैं। जहाँ पर कोई एक आध साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो करना चाहता है, अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास मिसाल के तौर पर 20 पेशेंट हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी अगर मैं अपना बताऊं तो अगर मेरे पास 25 पेशेंट्स हैं, तो अब आप ये देखें कि क्या मैं अकेले ये सारा कुछ कर पाऊंगा, हरगिज़ नहीं। हर पेशेंट के साथ फैमिली सेशंस, उसका इंडिविजुअल सेशंस, उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आउटगोइंग मेडिकल चेकअप, साइकोलॉजिकल, और सारा उठना बैठना खाना पीना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर मैं अकेला हरगिज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए टीम वर्क जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप अपनी टीम में
अपने मतलब कि ये हरगिज़ वो नहीं करना होता कि जी कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो बातों से वो मतलब वो दवाइयों से करते हैं और हम बातों से इलाज करते हैं। एक्चुअली इलाज एक ही तरह का होता है, एक ही वो करते हैं, हम सब के अपने अपने डोमेन्स हैं, ठीक है। और इसलिए हम उस डोमेन को करके एक ही पर्सन के लिए मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।